Hello, ladies and gentlemen. How you are doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने ज्योग्राफी में लेक्चर पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, जो कि होगा आपका विंड्स एंड साइक्लोन्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी विंड्स है, किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स मूवमेंट करती है, ठीक है, और किस तरीके से साइक्लोन्स बनाती है, और एक दो जो आपके एक्स्ट्रा फिनोमेना है, जैसे कि आपका एनसो हो गया, अल्नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशंस, वो भी हम इसमें पूरा क्लियर करके पढ़ लेंगे, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है, और मूविंग एयर को हम विंड बोल देते हैं। मूविंग एयर को हम क्या बोल देते हैं कि विंड है भैया। हवा तो है, एयर तो है, बट जो मूव करती है उसे हम विंड बोल देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो, एयर जो हमारी मूव किस तरीके से करती है, ठीक है। देखो, जो हमारी एयर है, ठीक है, एयर का जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होगा तो समझते हैं। ये मैंने बनाई आपकी अर्थ, ठीक है, ये बनाई मैंने आपकी अर्थ। ऑलराइट, अर्थ में ये बनाया मैंने इक्वेटर, यानी कि आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये मैंने 0 डिग्री बना दिया आपका। ऑलराइट, तो देखना, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। इतनी बात तो पता है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो 5 डिग्री नॉर्थ तक और 5 डिग्री आपका, सॉरी, 5 डिग्री नॉर्थ तक और 5 डिग्री साउथ तक, ये जो आपकी रीजन पड़ता है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं ITCZ। ITCZ, ITCZ की फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑलराइट, ठीक है। देखो, फिर ये आपका मैंने बनाया यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री लेटीट्यूड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने बनाया यहाँ पर आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और फिर यहाँ पर तो आपका 90 डिग्री हो ही जाएगा, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपकी अर्थ। ऑलराइट, तो देखो, यहाँ पर आपका सन है, ठीक है, सन की रेस बेसिकली सीधा आपके इक्वेटर पे पड़ रही है, ठीक है, इक्वेटर पड़ रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग, मान के चलो फरवरी मार्च के लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फरवरी मार्च में आपका जो सन होता है, ठीक है, वो इक्वेटर पे अपनी सीधी रेस डाल रहा होता है, ठीक है, फरवरी मार्च के आसपास की, हाँ, ठीक है, ऐसे मान लो। ऑलराइट, तो देखो, यहाँ पर जब ये सन की रेस डायरेक्ट पड़ेंगी ना, ठीक है, तो यहाँ पर पता है आपको ओशियन वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका ओशन वगैरह पार्ट है, इंडियन ओशन वगैरह यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओशन वाला पार्ट है ना, तो क्या होगा ना कि यहाँ पर ज्यादा रेस पड़ने की वजह से यहाँ की जो एयर है ना, ठीक है, वो हीट कर जाएगी। इक्वेटर पे जो एयर है वो हीट कर जाएगी, ठीक है। अब हीट करने से क्या होगा, जब हीट करेगी तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, गर्म हवा इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेगी। एक सेकंड को, ठीक है, गर्म हवा इस तरीके से मतलब सरफेस से ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है। अब सरफेस से ऊपर की तरफ उठ रही है हवा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो रीजन बनेगा ना, इसे हम कहेंगे आपका लो प्रेशर रीजन, ठीक है, लो प्रेशर रीजन, LP मतलब लो प्रेशर, ठीक है। अब जहां पर एयर हीट होगी यानी उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी, और वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर घटेगा, यानी आपका यहाँ पर लो प्रेशर रीजन बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर लो प्रेशर रीजन बनेगा और एयर यहाँ पर उठ जाएगी। अब यहाँ से जब एयर उठ गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक नीड बन गई, ठीक है। यहाँ की जो एयर थी वो तो ऊपर चली गई, यानी यहाँ पर एक वॉइड बन गया होगा, यहाँ पर एक जगह खाली होगी एयर की, ठीक है। तो अब उस एयर को पूरा करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा एक हाई प्रेशर रीजन। और हम सब ये बात हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज, मोस्ट ऑफ द चीज अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नीड बन गई, तो यहाँ की जो एयर होगी, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ आ जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पर आ जाएगी, यहाँ से बह के आना स्टार्ट कर देगी। अब ये जो जब एयर ऊपर जाएगी, ठीक है, लगभग 2 3 4 किलोमीटर ऊपर जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, ये कूल डाउन होगी, ठीक है, ऊपर जाते जाते ये कूल डाउन होगी, ठीक है। अब जब यहाँ की हवा खाली हो रही है ना, ठीक है, अब यहाँ पर भी तो कुछ वॉइड बना होगा, ठीक है, तो ये एयर इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर जाके सबसाइड कर जाएगी, ठीक है। ये हाई प्रेशर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही थी, यहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन बना, हवा गर्म हुई, गर्म होने के साथ ऊपर उठी, ठीक है, ऊपर उठने के साथ ही यहाँ पर एक नीड बन गई एयर की, क्योंकि यहाँ की एयर ऊपर चली गई है, तो यहाँ की एयर फ्लो के सेम यही चीज यहाँ भी होगी। ये बात याद रखना, यहाँ भी एक हाई प्रेशर बनेगा,
यहाँ से और ऊपर से दोनों तरफ से हवा जाएगी इस रीजन में, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से हवा उठी, ठीक है, वो जो ऊपर हवा गई, अब यहाँ पर जो खाली नीड हुई उसको पूरी करने के लिए हवा जब ऊपर पहुंचेगी तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ऑलराइट। और फिर ठंडी होने के बाद यहाँ पर ये नीचे की तरफ सबसाइड कर जाएगी, यानी ये कहलाएगा आपका हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर होगी, ठीक है, इधर से हवा इधर जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर आके हवा जमीन की तरफ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये ठंडी हवा हो चुकी है। और ये बात हम सब जानते हैं कि ठंडी हवा भारी होती है, और भारी चीज ऊपर कैसे टिकेगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी इस हाई प्रेशर रीजन में, ठीक है। फिर देखो ये बात हम सब जानते हैं कि पोल सबसे ठंडे हैं, ठीक है, पोल सबसे ठंडे हैं, तो पोल पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन होगा ही होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा यहाँ पर पोल्स पर, ठीक है, एक हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। अब देखो दो हाई प्रेशर रीजन है, ठीक है, तो उसके बीच में ऑटोमेटिकली एक लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है, ठीक है। दो हाई प्रेशर रीजन के बीच में ये भी हाई प्रेशर हो गया, ये भी हाई प्रेशर हो गया। अब एयर मूव करेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही तो मूव करेगी, हाई प्रेशर से हाई प्रेशर तो मूव कर नहीं जाएगी, यानी इसके बीच में एक ऑटोमेटिकली, ठीक है, ड्यू टू द कंडीशन एक लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब ये फिर से लो प्रेशर से हवा उठेगी इस तरीके से, ऑलराइट। अब लो प्रेशर रीजन बन गया तो यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठेगी और हाई प्रेशर पे यहाँ पर इस तरीके से सबसाइड कर जाएगी, और फिर यहाँ पर लो प्रेशर जो बना है उसकी वजह से हवा इधर की तरफ भी मूव करेगी, ठीक है, इधर की तरफ मूव करेगी, ऑलराइट, ठीक है, ये इधर की तरफ मूव कर रही है। और सेम यहाँ से उठेगी हवा लो प्रेशर रीजन से और यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन पे सबसाइड कर जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो यानी आपकी यहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। ये बात तो डेफिनेट है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर नीड बनी है, यहाँ पर हवा ज्यादा है तो इधर से इधर मूव कर जाएगी, फिर जो यहाँ की नीड बनी है वो ऊपर वाली हवा से पूरी हो जाएगी, यानी इस तरीके से ये आपका चक्का चलता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये पूरे इस तरीके से राउंड 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 ही चलता रहेगा। सेम यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी एक लो प्रेशर रीजन बनेगा, यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन है, लो प्रेशर से उठेगी हाई प्रेशर पे कन्वर्ट करेगी और फिर सेम यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, सेम इधर की तरफ लो प्रेशर से उठी और हाई प्रेशर पे नीचे आ गई, और सेम वही लो प्रेशर बना था यहाँ पर और फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। इसलिए इस तरीके से ये सर्कल में चलते रहेगी हवा, ठीक है, इस तरीके से चलती रहेगी, ऑलराइट, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का गेम क्या है, ठीक है, ओके। तो देखो जो मैं एक चीज बताऊं, ITCZ को हम डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। ITCZ वाला जो रीजन है ना इसको हम डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, DOLDRUMS, ठीक है। और जो 30 डिग्री आपका नॉर्थ और साउथ है ना, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इसको बोलते हैं हम हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पर काफी काम एयर प्रेजेंट होती है, काम एयर प्रेजेंट होगी आपके हॉर्स लैटिट्यूड में, ठीक है, ऑलराइट। और जो आपका डोल्ड्रम्स होगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट विंडलेस होगा। ITCZ वाला रीजन आपका ऑलमोस्ट विंडलेस रीजन होगा, ठीक है, वहां पर मतलब बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ एयर पाई जाएगी, ठीक है, मतलब मूवमेंट, विंड का मूवमेंट, एयर होगी, मूव करने वाली एयर कम होगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये गोल गोल पूरा चक्कर चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी जगह बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये मैंने आपकी बनाई अर्थ, ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, और आपका ऊपर 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको जल्दी से बना के दिखाता हूँ कि गेम क्या था यहाँ पर। ये जो आपको पता है लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर रीजन है, ठीक है। और इसमें आपको देखो पहली बात वो चीज़ आपने समझ ली, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एयर मैं ऊपर बना के दिखाऊँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ऐसी जा रही है, ठीक है, लो प्रेशर से ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है, फिर इस तरीके से मूव कर रही है यहाँ पर, और फिर हाई प्रेशर पे फिर से ऊपर से नीचे ठंडी हवा आ जा रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर फिर से आपकी लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, लो प्रेशर से की जो हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है, और इस तरीके से आपका फिर से ये हाई प्रेशर पे ऊपर से नीचे आ जा रही है। सेम यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है, इसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर से ऊपर की तरफ, एंड देन अगेन हाई प्रेशर वाले रीजन में एयर नीचे आ जा रही ठंडी होगी, ठीक है। तो देखो ये आपके बेसिकली कुछ सेल बन जाते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट जो है ना एयर का, इस तरीके से जो साइकिल चल रही है, इनके कुछ नाम होते हैं। ये जो आपका सेल होता है जो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं हम हेडली सेल, हेडली सेल, ठीक है। ये जो आपका 30 डिग्री से लेकर ये वाला रीजन 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में जो
ये साइकिल बनी है, इसको बोलते हैं हम फेरल सेल, FERREL, फेरल सेल, ठीक है। और आपका जो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ये वाला जो सेल है, इसको बोलते हैं हम पोलर सेल, पोलर सेल, ठीक है। यही सेम यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक और हेडली सेल आएगा, उसके नीचे फेरल सेल आएगा, और यहाँ पर एक पोलर सेल आएगा। जैसा सेम ऊपर सिस्टम है वैसे ही सेम नीचे सिस्टम रहेगा। ऑलराइट, तो आपका हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, ठीक है। फिर आपको देखना ये जो 30 डिग्री वाला रीजन है, अगर मैं यहाँ पर डिनोट करूँ, ये 30 डिग्री वाला रीजन, ठीक है, जो काफी लगभग मान के चलो आप अर्थ की सरफेस से 2 से 3-4 किलोमीटर ऊपर मानो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पर मिलेंगी आपको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको 60 डिग्री वाला रीजन दिख रहा है, इसमें भी अगर हम अर्थ की सरफेस से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर जाए तो यहाँ पर आपको मिलेंगी पोलर जेट स्ट्रीम। ये मतलब बहुत तेजी से बहने वाली हवाएं होती है, पोलर जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। ये हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल याद रखना कि किस किस डिग्री के बीच में बन रहे हैं, ठीक है। और पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पाई जाएगी 30 डिग्री के नियर में, और आपकी पोलर जेट स्ट्रीम पाई जाएगी 60 डिग्री के नियर में। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो जो हमारी विंड की मूवमेंट है, ठीक है, जो हमारी विंड मूव कर रही है, जो हमारी एयर मूव कर रही है, ठीक है, उसमें बेसिकली आपके 3 फैक्टर आते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एयर की या विंड की मूवमेंट में, ठीक है। एक आती है आपकी कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। एक होता है आपका इसमें प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। और एक होती है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कोरियोलिस फोर्स की। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसी स्ट्रक्चर में। ये जो मैंने बताई थी ना कि एयर इस तरीके से यहाँ पर नीचे आती है, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मतलब आएगी तो नीचे ही, ठीक है, मतलब आएगी तो इस डायरेक्शन में ही, पर इसका डायरेक्शन हल्का सा चेंज हो जाता है, हल्का सा टिल्ट हो जाता है डायरेक्शन। क्यों? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो हवा को, याद रखना ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो कोरियोलिस फोर्स होती है ना, वो विंड को, ठीक है, विंड को आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसमें ये राइटवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट कर देती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े हो, और अगर आप पोल की तरफ देखोगे, सॉरी इक्वेटर, इक्वेटर को देखोगे ना नदर्न हेमिस्फीयर में खड़े होगे, तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड को राइटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करा देती है, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्ट कर देती है, राइटवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देती है नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी विंड है, ठीक है, उसको जो कोरियोलिस फोर्स है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, आप यहाँ खड़े हो, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, ये पोल है आपका, तो ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये आपका राइट हैंड हो जाएगा। तो यानी जो विंड है उसको हल्का सा ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करा देती है कोरियोलिस फोर्स, कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये बात लिख लो, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, डिफ्लेक्ट्स विंड्स इन राइटवर्ड डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। और आपका डिफ्लेक्ट्स विंड इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन इन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करती है ये नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स को, मतलब डिफ्लेक्ट करती है, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है विंड को सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो ये जो विंड्स है ना, ये जो विंड्स आ रही हैं, ये वाली विंड्स, ठीक है, इनको कहते क्या है? इनको कहते हैं हम ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपका ये ईस्ट की डायरेक्शन से बह रही है, इसलिए इनका नाम हो जाता है ईस्टर्लीज, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, ये जो हवा है इनको कहते हैं हम ईस्टर्लीज, ठीक है। फिर देखो जो आपका 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बहने वाली हवा इधर आ रही है, इसको कहते हैं हम ईस्टर्लीज। फिर हमने देखा पिछली बार
ये जो हवा ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में आ रही है इस डायरेक्शन में, और ये वाली हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जा रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रही है ना, ठीक है। तो सेम यहाँ भी ऐसी जाएगी, लेकिन फिर से आपकी जो कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, वो फिर से इसको राइटवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप खड़े होगे ना इस तरीके से यहाँ पर और पोल को देखोगे, ठीक है, जिस तरफ विंड मूव कर रही है उस तरफ देखोगे, तो ये आपका राइट डायरेक्शन हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। देन अगेन हमको पता है कि जो आपकी कोरियोलिस फोर्स है वो विंड को राइटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करती है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो विंड्स है आपकी, ठीक है, ये हल्का सा इस तरीके से मूव करने लगेगी। इन विंड्स को क्या कहते हैं? इन विंड्स को कहते हैं हम वेस्टर्लीज, क्योंकि ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन से बह रही है। देखो वेस्ट की डायरेक्शन से बह रही है ना इधर से, ठीक है, इसलिए हम इनको वेस्टर्लीज कह देते हैं। देन अगेन जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ एयर आ रही थी इस तरीके से, ठीक है, फिर अगेन आपकी अगर आप जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है उस डायरेक्शन में देखोगे, तो अगेन फिर से जो हवा, जो आपकी कोरियोलिस फोर्स है वो विंड को राइटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर देगी। इन विंड्स को क्या कहते हैं? इन विंड्स को कहते हैं हम पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली पोल वाले रीजन में ईस्ट डायरेक्शन से बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो वेस्टर्लीज, इसमें आपकी वेस्टर्लीज होंगी और यहाँ पर होंगी आपकी पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ठीक है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये ईस्टर्लीज है, ये वेस्टर्लीज है। तो ईस्टर्लीज कहाँ से कहाँ बहती है? 0 से 30 डिग्री के बीच में, ठीक है। आपकी वेस्टर्लीज कहाँ से कहाँ बहती है? 30 से 60 डिग्री के बीच में लगभग देखने को मिलेंगी। और ये आपकी जो पोलर ईस्टर्लीज है, ठीक है, वो आपकी 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में देखने को मिलती है। ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर देखो आपका कोरियोलिस फोर्स के बारे में एक और बात है, ये होती है मैक्सिमम एट पोल, पोल पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है, और एब्सेंट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे ये एब्सेंट रहेंगी, ठीक है, इक्वेटर पे ये एब्सेंट रहेंगी। तो ये बात भी याद रखना, स्टार मार्क कर लेना कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है दे आर मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है, मैक्सिमम एट पोल्स और एब्सेंट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं पाई जाती है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कोरियोलिस फोर्स आर मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, ठीक है। एंड कोरियोलिस फोर्स आपकी अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। ऑलराइट, फिर देखो ये मैंने आपका वही सेम अर्थ बना दी, ठीक है, बोले अर्थ बहुत बन रही है, ठीक है, फिर ये मैंने फिर से आपका सेम अर्थ बना दी। ऑलराइट, ठीक है, इस तरीके से मैंने अर्थ बनाई है। ऑलराइट, फिर ये आपका सेम 30 डिग्री, 60 डिग्री और आपका ऊपर 80 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेम ऐसी इधर 30 डिग्री साउथ और आपका 60 डिग्री साउथ, ठीक है। तो देखो एक होता है आपका, मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स बता दी, अब बात करते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? बेसिकली आपको पता होगा जैसे अर्थ है, ठीक है, उस पर डिफरेंट प्रेशर होगा, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट प्रेशर होगा, ठीक है। तो मान लो जैसे यहाँ पर आपका 1000 मिली बार या 1 एटीएम प्रेशर है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लगभग 100 मिली बार है। ऑलराइट, फिर यहाँ कोई रीजन है उसमें 900 मिली बार है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो सेम पॉइंट वाले रीजन होते हैं ना, जहां पर सेम प्रेशर पाया जाएगा, अगर यहाँ पर 100 मिली बार है, ठीक है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर 1000 मिली बार है, यहाँ पर भी 1000 मिली बार है, यहाँ पर भी 1000 मिली बार है, ठीक है। इसी तरीके से जिस लाइन के अलोंग, ठीक है, हर जगह प्रेशर सेम पाया जाएगा ना इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे एक आइसोबार। आइसोबार ऐसी लाइन होती है जिनमें ऑल अलोंग आपको प्रेशर सेम मिलेगा, ठीक है, आइसोबार। ऐसे ही आपका ये लेट्स सपोज ये 900 मिली बार वाला आपका आइसोबार है, ठीक है। इसी तरीके से देखो जो आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको इस तरीके से आइसोबार मिलेंगे, ठीक है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है ना, वो आपके जो आइसोबार है, ठीक है, आइसोबार है, इनके परपेंडिकुलर फ्लो करती है, ठीक है, इनके परपेंडिकुलरली फ्लो करती है, ठीक है, इनके परपेंडिकुलर इस तरीके से फ्लो कर रही है। ऑलराइट, तो देखना जब आपकी कोरियोलिस फोर्स है, मैंने बताया कि वो विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टवर्ड डायरेक्शन में सॉरी राइटवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो जब आपकी और जो कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, वो आपके प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलरली लगती है, ठीक है, आपके प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलरली लगती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, सही से लिख देता हूँ मेरे को, ये है आपकी क्या? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स,
ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। और ये आपकी कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ऑलराइट, ये आपकी कोरियोलिस फोर्स, और ये दोनों 90 डिग्री पे काम करती है, ठीक है। और एक बात आपकी यहाँ पर और देखना कि ये जो आपकी आइसोबार्स है ना, ठीक है, आइसोबार्स है, तो ये आइसोबार्स जितने ज्यादा पास होंगे ना, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। सो क्लोजर द आइसोबार्स, आइसोबार्स स्ट्रॉन्गर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बात भी याद रखनी है। दूसरी चीज जो हमारा बचता है अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपकी, ठीक है। तो देखना, ठीक है, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी मैक्सिमम होगी कहां पर, लैंड के सरफेस पे, लैंड पे, ठीक है। और आपकी लगभग मिनिमम होती है ये सी पे, ठीक है, मैक्सिमम लैंड पे और मिनिमम सी के सरफेस पे आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, जब आप अर्थ की सरफेस से 2-3-4 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना, ठीक है, ऊपर जाओगे तो क्या होता है, जो यहाँ पर ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर जब आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पर ऑलमोस्ट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नल हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो 2-3 किलोमीटर अबव फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगी। तो उसकी वजह से अगर आइसोबार स्ट्रेट है, ठीक है, आइसोबार स्ट्रेट है और फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, इफ आइसोबार आर स्ट्रेट, ठीक है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, ठीक है, देन क्या होता है, जो आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ना, ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स है वो एक दूसरे को काउंटर कर देंगी, ठीक है, जीरो। देन आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, काउंटर ईच अदर, काउंटर ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन आपको दिखाई देगी अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं। ये आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गई, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और ये आपकी कोरियोलिस फोर्स होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये आइसोबार है, ठीक है, ये आइसोबार है, ठीक है, ये वाली लाइन से आइसोबार। तो अब क्या होगा, अब जो विंड होगी, ठीक है, वो आइसोबार के पैरेलल मूव करेगी, ठीक है। सो ये इसी का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, विंड मूव्स पैरेलल टू आइसोबार, ठीक है, आइसोबार के पैरेलल मूव करेगी, ठीक है। और इस टाइप की विंड को, ठीक है, इस कंडीशन में जो विंड बनेगी ना, इसको हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, विंड, जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है, GEOSTROPHIC, जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो इस पर भी स्टार मार्क कर लेना कि जियोस्ट्रॉफिक विंड कब बनती है, इफ आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, दैट इज, ये कहां पर कंडीशन मिलेगी आपको, लगभग 2 से 3 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। देन जो आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है एंड कोरियोलिस फोर्स वो एक दूसरे को काउंटर कर देगी इस तरीके से, ठीक है। और आपकी जो विंड है अब वो आइसोबार के पैरेलल बहेगी, ठीक है। इस टाइप की विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। और इसमें एक चीज और देखना कि जब आप ऐसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो ना, ठीक है, अर्थ की सरफेस के से ऊपर जाओगे तो 1 मिलीबार प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, एवरी 10 मीटर एलिवेशन गेन पे, एलिवेशन गेन पे। सिंपल भाषा में कहूं, जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो हर 10 मीटर पे, हर 10 मीटर ऊपर जाने पे 1 मिलीबार प्रेशर गिर जाता है, ठीक है, 1 मिलीबार प्रेशर गिर जाएगा, ऑलराइट। तो यानी अगर मैं कहूं कि अगर आप कि अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर है, ठीक है, वो 100 मिलीबार है, ठीक है, और आप गए हो, मान लो आप गए हो 1000 मीटर ऊपर, ठीक है, 1000 मीटर ऊपर जाओगे तो इस पॉइंट पर आपको प्रेशर क्या मिलेगा, 1000 मीटर ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर क्या मिलेगा। तो यानी आपको पता है कि 10 मीटर जाने पे 1 मिलीबार प्रेशर कम हो जाता है, यानी 1000 मिलीबार, 1000 मीटर ऊपर जाने पे 100 मिलीबार प्रेशर कम हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पर आपको मिलेगा 900 मिलीबार प्रेशर, ठीक है। तो देखो ये बात हम सब जानते हैं कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होती है, ठीक है, इक्वेटर पे 0 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होती है, राइट। फिर यहाँ पर हमने एक लो प्रेशर रीजन माना इक्वेटर के पास में, 0 डिग्री पे नहीं, लगभग 7-8 डिग्री पे भी लो प्रेशर रीजन ही होगा क्योंकि इस तरीके से अर्थ की इंसुलेशन पड़ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो लो प्रेशर रीजन है ना, तो देखना जो आपकी कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, और आपकी जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली है, ठीक है।
तो आप देखोगे जो लो प्रेशर रीजन डेवलप होता है ना, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो लो प्रेशर रीजन के आसपास की एयर है ना, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर जो एयर है वो रोटेट करने लगेगी, ठीक है। इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से पता है क्या होता है, यहाँ पर आते हैं साइक्लोन्स, साइक्लोन्स, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं इक्वेटर पे, इक्वेटर पे भी लो प्रेशर रीजन है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो सीधे इस तरीके से बहती रहती है, ठीक है, सीधे इस तरीके से बहती रहती है। इसलिए बात रखना, इक्वेटर पे साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड एट इक्वेटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के ना होने की वजह से इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। इक्वेटर से थोड़ा ऊपर 5, 6, 7 डिग्री के बाद आपके साइक्लोन्स आना शुरू होते हैं, और ये कहाँ तक आते हैं, ये आते हैं आपके लगभग अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी 30 डिग्री तक, ठीक है, 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको, 5 डिग्री लैटिट्यूड से लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑलराइट, ओके। इधर सेम सेम ये चीज़ यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि इक्वेटर पे साइक्लोन्स क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होती है। और आपका नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स आते कैसे, किस डायरेक्शन में घूमते हैं, वो घूमते हैं आपके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर जैसे आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर ये घूमते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना कि आपका जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में। अभी सब लिखा हुआ है, अभी सब दे दूंगा मैं, ठीक है, समझा रहा हूँ अभी, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और वहीं पर साइक्लोन्स जो आपके घूम रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, वो घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है ना, इतना तो पता होना चाहिए। इस तरीके से आपकी क्लॉक घूमती है ना, 4, 5, 6, 7 बजाती है, अगर उसी को उल्टा घुमा दो तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ऑलराइट। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट साइक्लोन्स के बारे में। एक आते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक आते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके वही लगभग 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री वाले आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं, ठीक है। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए, कंडीशन क्या क्या होती है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हाइयर देन 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब समुद्र के ऊपर बनते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और वहां पर जो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, यानी आपका वार्म वाटर होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, आ गया वही पॉइंट कि कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। और आपका इक्वेटर पे 0 डिग्री पे तो ट्रॉपिकल 0 डिग्री पे तो आपकी कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं, इसलिए इक्वेटर पे साइक्लोन बनता ही नहीं है, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, जो ऊपर की तरफ विंड उठ रही थी, मैंने बताई थी आपको, ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर इस तरीके से जा रही थी, फिर हाई प्रेशर रीजन में सबसाइड कर जा रही थी, और हाई प्रेशर रीजन से अर्थ के नियर, अर्थ के सरफेस के पास लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर, जो ऊपर की तरफ जा रही है ना वर्टिकल विंड, उसमें भी थोड़ी वेरिएशन चाहिए होती है साइक्लोन बनाने के लिए, ऑलराइट, ठीक है। अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, मैंने बताया ना आपको, एक वीक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है, एक वीक लो प्रेशर आपको एरिया चाहिए होगा साइक्लोन बनाने के लिए। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, और यहाँ पर नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। और अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम, फिर मैंने वही चीज़ बताई आपको कि हवा इस तरीके से जा रही है, तो 0 डिग्री है ये, ठीक है। मैंने बताया था लो प्रेशर रीजन दोनों तरफ उठेगी इस तरीके से, यहाँ पर भी उठेगी, यहाँ पर भी उठेगी, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में भी मूव करेगी इस तरीके से, और साउथ डायरेक्शन में भी मूव करेगी। अरे भैया, ये अर्थ है 0 डिग्री है, यहाँ से हवा ऐसे भी उठ रही थी और यहाँ से हवा ऐसे भी तो उठ रही थी, यहाँ पर तो हाई प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्स कर रही है एयर, यहाँ से कन्वर्ज करती हुई, नीचे से कन्वर्ज होती हुई ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो रही है, इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, समझ में आया क्या है डाइवर्जेंस, ऑलराइट। तो ये भी चाहिए होता है, चारों पांचों पॉइंट हम याद रखेंगे कि कंडीशन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए, ठीक है, ऑलराइट। देखो फिर क्या है, अ सेंट्रल रीजन ऑफ क्लियर स्काइज, वार्म टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन। जो साइक्लोन का सेंटर वाला रीजन होता है ना, जिसके अलोंग साइक्लोन बन रहा है, ठीक है,
इसके ऊपर आपको क्लियर स्काई देखने को मिलेंगी, गर्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर हमें पता है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी चीज हमें पता है। तो इसके सेंटर को बोलते क्या है, इसके सेंटर को बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। सेंट्रल रीजन, क्लियर स्काइज मिलेंगी, वार्म टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस रीजन को बोलते हैं हम आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो अच्छे से बात याद रखनी है। एक और सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके साथ आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एसोसिएटेड मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स मिलते हैं। एक और स्टार मार्क वाला पॉइंट, हाइयर वेलोसिटी देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनकी वेलोसिटी जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनसे ज्यादा होती है। अनदर पॉइंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ समुद्र के ऊपर ही बन सकते हैं, ओनली ओवर द सी, मतलब आपके ओशियन या सी के ऊपर, पानी के ऊपर ही बन सकते हैं। ठीक है, समुद्र के ऊपर या ओशन के ऊपर ही बन सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। साइक्लोन्स विच क्रॉसेस 20 डिग्री नॉर्थ आर मोर डिस्ट्रक्टिव। आपकी अर्थ है, ठीक है, 0 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री, जो लगभग यहाँ पर अगर मैं 20 डिग्री मान लूँ तो जो 20 डिग्री को क्रॉस कर जाते हैं ना, इसके ऊपर जो बनते हैं, ऐसे मूव करते करते यहाँ पर इसके ऊपर बनेंगे, ऐसे मूव कर जाएंगे 20 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, अभी बताया था मैंने, स्टार मार्क करना। नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो बनेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में बनेंगे वो क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। मैंने बताया यहाँ पर ईस्टर्लीज बह रही हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है तो साइक्लोन भी तो इसकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगा। अरे अभी बताया नहीं था, 30 डिग्री इस तरीके से मूव कर रही है यार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो साइक्लोन है वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ऑल राइट। अब तो सब कुछ ऐसी समझ में आ रहा होगा यार, मैंने पूरा डायग्राम करके बना दिया, सिर्फ रटवा नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो, एक चीज होती है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन, वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट। अब कोई कोस्ट है हमारा, लेट्स सपोज ये हमारी इंडिया है, सही से बनाएंगे, इंडिया है हमारा। ठीक है, तो ये आपका पेनिसुलर रीजन वाला पार्ट है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन बना। ठीक है, तो जब वो इस कोस्ट को क्रॉस कर जाएगा ना, तो बेसिकली यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा। आज समझ कह सकते हैं लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहते हैं इसे, मतलब यहाँ पर कोस्ट को क्रॉस करेगा और थोड़ा टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लगातार बनने के लिए मॉइस्चर चाहिए ना, और मॉइस्चर सी से आता है, समुद्र से इसको मॉइस्चर मिल रहा है लगातार। ठीक है, बट यहाँ पर तो लैंड आ गई, यहाँ पर मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा, जो मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये बेसिकली साइक्लोन आपका यहाँ पर आके कोस्ट को क्रॉस करने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसी की तरह आपके हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, बस अंतर क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री के बाद बनेंगे। डेवलप इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। आपका ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल वाला रीजन है ना 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल रीजन क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, यहाँ तक और यहाँ तक आपका ट्रॉपिक्स है, इसके बियॉन्ड आपका मिड लैटिट्यूड और देन अगेन ऊपर हाई लैटिट्यूड वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो डेवलप इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक के बाद बनेंगे यानी 30 डिग्री के बाद बनेंगे। ठीक है, हैव अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम विच इज नॉट प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी बताऊंगा, एक फ्रंट बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक क्लियर फ्रंटल सिस्टम पाया जाता है जो कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। ये बनते हैं अलोंग द पोलर फ्रंट और स्टेशनरी फ्रंट। अभी बताऊंगा फ्रंट क्या होता है, अभी देख लो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। सेम जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए वही आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। ठीक है, ये भी सेम आपके एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज बनेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो चीज सेम ही रहेगी। ऑलराइट, स्टार मार्क करना, मच लार्जर एरिया गेट्स अफेक्टेड। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन में जितना एरिया अफेक्ट होता है ना, उससे काफी ज्यादा एरिया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टार मार्क करना। आपने देखा जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन थे वो सिर्फ सी के ऊपर बन सकते थे, ये आपका लैंड के ऊपर भी बन सकते हैं और सी के ऊपर भी बन सकते हैं। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एसोसिएटेड थे ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ क्यूमुलस क्लाउड्स एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, अलोंग इट्स कोल्ड फ्रंट। ठीक है, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव कर देते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि 30 डिग्री में ईस्टर्लीज बहती है। ठीक है, और 30 डिग्री के बाद लगभग 60 डिग्री तक क्या बह रही है, वेस्टर्लीज तो बह रही है। इस तरीके से मैंने बनाया था, ये आपका 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री में एयर ऐसे बह रही थी, ये आपका 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री 30 डिग्री बाद एयर ऐसे बह रही थी, यानी आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही थी एयर। ठीक है,
तो यानी आपका जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, ये भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपके हो गए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आई होप समझ में आए होंगे। फिर देखो, जो आपके साइक्लोन्स होते हैं ना, साइक्लोन्स, इनके बेसिकली डिफरेंट नाम भी हैं। साइक्लोन्स कहते हैं इनको इंडियन ओशन में, ठीक है। हरिकेन कहते हैं इन्हें अटलांटिक ओशन में। टाइफून्स कहते हैं इन्हें वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में। और विली विलीज कहते हैं इन्हें ऑस्ट्रेलिया में। तो बेसिकली है सारे साइक्लोन्स ही, ठीक है। बेसिकली एक वेदर फिनोमेना है साइक्लोन, जिसे हम साइक्लोन कह देते हैं इंडियन ओशन में, हरिकेन कह देते हैं अटलांटिक ओशन में, टाइफून्स कह देते हैं वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में, और विली विलीज कह देते हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में। तो इनके नाम भी स्टार मार्क करके याद रख लेना, क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ठीक है। ऑलराइट, फिर इसके बाद आ जाता है आपका एक टॉपिक, थंडरस्टॉर्म्स एंड टोर्नाडोज, ठीक है। थंडरस्टॉर्म्स एंड टोर्नाडोज, देखो थंडरस्टॉर्म क्या है? थंडरस्टॉर्म है एक वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब काफी बड़ा हो जाता है तो वो एक थंडरस्टॉर्म का रूप ले लेता है, फिर उसमें बिजली कड़कती है, आपने देखा होगा, तूफान आ रहा है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, ठीक है। थंडरस्टॉर्म के बेस से ही एक फिनोमेना एसोसिएटेड होता है, जैसे आपका थंडरस्टॉर्म है, ठीक है। थंडरस्टॉर्म आ रहा है एक बड़ा सा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, फिर देखा होगा उसके नीचे से इस तरीके से एक घूमती हुई चीज होती है, बहुत सारी मूवी में हमने देखा है, ठीक है। इस तरीके से एक टोर्नाडो होता है, इसके बेस पे एक घूमता हुई, आप कह सकते हो रोटेटिंग एयर होती है, बहुत तेजी से रोटेटिंग एयर होती है, जिसको हम बोल देते हैं टोर्नाडो। तो टोर्नाडो इज एसोसिएटेड एट इट्स बेस, थंडरस्टॉर्म के बेस पे आपको टोर्नाडो भी देखने को मिल सकते हैं। फिर सेम कंडीशन है, एक लो प्रेशर सेंटर चाहिए होता है, यहाँ पर जो सेंटर होगा, ठीक है, उस वहां पर लो प्रेशर चाहिए होता है आपका टोर्नाडो के बनने के लिए, ठीक है। टोर्नाडो आपके मिडल लैटिट्यूड में आकर होते हैं, लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में टोर्नाडो आपको देखने को मिलेंगे। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में आपको टोर्नाडो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जब टोर्नाडो सी के ऊपर बनते हैं ना, समुद्र के ऊपर अगर इस तरीके से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ एक रोटेटिंग एयर बनती है, तो इनको कहते हैं वाटर स्प्राउट्स। सो टोर्नाडो ओवर सी इज कॉल्ड वाटर स्प्राउट्स। तो ये बात भी हमें स्टार मार्क करके याद रखनी है, ठीक है। ऑल राइट, अब तो हमने यहाँ पर विंड के साथ साथ अपना कोरियोलिस फोर्स से लेकर प्रेशर ग्रेडियंट से लेकर साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म कर लिया है। एक चीज आती है इसमें, एंटी साइक्लोन। ये ऐसा करो, इसको यहीं लिख लो, ठीक है, यहां लिख लो एंटी साइक्लोन, यही लिख लो, थोड़ी सी चीज है बस। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन का जो बेसिकली सेंटर होता है ना, एंटी साइक्लोन के लिए हमें चाहिए होता है हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन में आपका बनता है हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर के अराउंड आपके एंटी साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज देखना, जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है ना, नदर्न हेमिस्फीयर में ये बनते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में बनेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली नाम से ही साइक्लोन के उल्टा है, तो हर चीज इनकी साइक्लोन की उल्टी होगी। साइक्लोन में चाहिए होता है लो प्रेशर एरिया, इन्हें चाहिए भैया हाई प्रेशर एरिया। साइक्लोन घूमते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमते हैं क्लॉकवाइज। साइक्लोन घूमते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, ये सदर्न हेमिस्फीयर में घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपको साइक्लोन याद है तो आप एंटी साइक्लोन के भी तीनों चीजें बता सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अब एक माउंटेन बनाया मैंने और ये बनाई वैली, ये है माउंटेन आपका और ये है वैली, ठीक है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, सूरज की किरणें पहले कहाँ पड़ेंगी, माउंटेन की चोटी पे या फिर वैली पे? चोटी ऊंची है तो पहले चोटी पे पड़ेंगी, ठीक है, उसके बाद नीचे पड़ेंगी, ऑलराइट। तो बेसिकली पहले क्या गर्म हो जाएगी, पहले ऊपर का जो स्लोप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, पीक वाला पार्ट, वो गर्म हो जाएगा। अब वो जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लो प्रेशर एरिया के बनने से क्या होगा, एयर ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, एयर ऊपर की तरफ उठेगी। अब यहाँ पर जब एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर एक वॉइड बन जाएगा, यहाँ पर प्रेशर की कमी हो जाएगी, नीचे हाई प्रेशर होगा, मतलब बेसिकली अपने आप यहाँ जब यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ से एयर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ का हाई प्रेशर अपने आप बन जाएगा। हाई प्रेशर जब बन जाएगा तो हमें पता है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये हवा नीचे से पहाड़ियों में ऊपर की तरफ जाएगी और फिर ये इधर से लो प्रेशर में जब हवा ठंडी हो जाएगी तो इस तरीके से ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पर भी एक चक्कर चलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसी विंड, ठीक है, जो आपकी वैली से लेकर माउंटेन पीक तक जाती हैं, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम वैली विंड्स। वैली विंड्स, ये डे टाइम की बात है, डे टाइम, ठीक है, डे टाइम की बात है वैली विंड्स, जब हवा घाटी से पहाड़ी की तरफ चलती है, ऊपर की तरफ चलती है, घाटी से चोटी की तरफ चलती है, वैली से पीक की तरफ चलती है, वैली विंड्स वैली टू पीक की तरफ मूव करती है। स्टार मार्क करना, इन वैली विंड्स का एक ज्योग्राफिकल नेम भी है, इन्हें हम कहते हैं एनाबैटिक विंड्स, यही होती है आपकी एनाबैटिक विंड्स, ठीक है। अब भाई आ गई रात, ठीक है,
अब रात आ गई, सूरज डूब गया, चांद आ गया, ठीक है, चांद आ गया। अब जो आपका लो प्रेशर रीजन बना था ना, लो प्रेशर रीजन बना था, बेसिकली रात को जब बेसिकली रात हो जाएगी ना, तो बेसिकली जो आपकी ऊपर टेम्परेचर जल्दी गिर जाता है, पहाड़ियों में टेम्परेचर जल्दी गिर जाएगा, तो यहाँ पर रात को एक हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो वैली है वो देर तक गर्म रहेगी, यानी अभी अभी भी यहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन बना हुआ है। समझो, दोबारा से बताता हूँ। जब इस पे सन की रेस पड़ी तो यहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन डेवलप हो गया, अभी सन की रेस यहाँ नहीं पड़ी थी, इसलिए यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन बना रहा, ठीक है। लेकिन ये लगातार गर्म होती रही, ठीक है, और ये यहाँ पर बेसिकली थोड़ी देर में इस पे सन की रेस पड़ी, इसलिए यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन बन गया, और हवा जो है चोटी घाटी से वैली से पीक की तरफ चलने लगी, ठीक है। अब जब धीरे धीरे रात होगी ना, तो यहाँ का टेम्परेचर, ऊपर का टेम्परेचर पहले ड्रॉप हो जाएगा, यानी जो पहले चोटी है वो ठंडी हो जाएगी, वैली आपकी ज्यादा देर तक गर्म रहेगी, क्योंकि वैली में टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, ठीक है। रात होने पर भी चोटी पे ज्यादा ठंडक होगी ऊपर, और यहाँ पर कम ठंडक होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रिलेटिव लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिलेटिव लो प्रेशर बन गया, तो हवा बेसिकली जो आप कह सकते हवा बेसिकली आप कह सकते हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, ठीक है। तो इस हवा को क्या कहेंगे हम, जो पीक से लेकर वैली की तरफ आ रही है, इसे हम कहते हैं माउंटेन विंड्स। माउंटेन विंड्स ये कहां से आ रही है, पीक टू वैली, पीक टू वैली नाइट के टाइम पे आती है, नाइट के टाइम पे, ठीक है। या फिर इनका एक ज्योग्राफिकल नेम है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको अब पता चलेगा, इन्हें हम कहते हैं कैटाबैटिक विंड, कैटाबैटिक विंड्स। तो ये बात दोनों चीजें स्टार मार्क कर लेना कि कैटाबैटिक विंड्स और एनाबैटिक विंड्स क्या है। एनाबैटिक विंड्स है आपकी वैली विंड्स, जो कि वैली से पीक की तरफ चलती हैं। कैटाबैटिक विंड्स है आपकी माउंटेन विंड्स, जो कि नाइट में चोटी से या फिर पीक से वैली की तरफ चलती है। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं आप यहाँ पर आपके एयर मासेस, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, देख लो एयर मासेस, ठीक है। एयर मासेस यानी बेसिकली आप एयर है, ठीक है, एक पूरा इसका मास है, इसका टेम्परेचर किस टाइप का होगा, इस बेस पे आपके एयर मासेस होते हैं, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो रीजन के बेसिस पे आपके टेम्परेचर, आपके एयर मासेस डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है, एमटी। यहाँ पर आपको मिलेंगे वार्म एयर मासेस, वार्म एयर मासेस, इस रीजन में आपको वार्म एयर मासेस मिलेंगे, ठीक है। एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी आपका सीटी। देखो मैरीटाइम यानी जो ट्रॉपिकल रीजन, समुद्र वाली बात हो रही है, मैरीटाइम आपका समुद्र वाला रीजन है। जो ट्रॉपिक्स में जो समुद्र का रीजन पड़ेगा, 0 से 30 डिग्री के बीच में जो रीजन पड़ेगा, वहां पर आपको वार्म एयर मासेस मिलेंगे, ठीक है। सेम आपका जो 0 से 30 डिग्री के बीच में आपका जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया पड़ेगा, ठीक है, वहां पर भी आपको वार्म एयर मासेस देखने को मिलेंगे, वार्म एयर मासेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, फिर आता है आपका मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम पोलर, पोलर देख के ही समझ गए होंगे आप, पोलर आपके मैरीटाइम पोलर एमपी, यानी आपका यहाँ पर कोल्ड एयर मासेस मिलेंगे। पोलर मतलब समझ जाओ कोल्ड एयर मासेस, पोल्स की बात हो रही है, कोल्ड एयर मासेस, ठीक है। ये तो हो गया समुद्र वाला पोल, ठीक है, मतलब बेसिकली ओशियन या सी वाले जो पोलर रीजन में आपके लाई करेंगे, ठीक है, ओशियन या सी, वहां पर आपका मैरीटाइम पोलर रीजन बनेगा और वहां पर कोल्ड एयर मासेस होंगे। इसी की तरह सेम कॉन्टिनेंटल पोलर, ठीक है, आपका सीपी, ठीक है, यहां पर आपको मिलेंगे सेम कोल्ड एयर मासेस, ठीक है। और एक आपका आ जाता है इसमें कॉन्टिनेंटल आर्कटिक वाला रीजन, आर्कटिक रीजन है ना, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, ये हो जाएगा आपका सी ए, यहाँ पर भी आपको सेम कोल्ड एयर मासेस मिलेंगे। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका एक फ्रंट, फ्रंट्स, अभी बना था ना कि पोलर फ्रंट के अलॉन्ग बनता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। देखो फ्रंट क्या होते हैं, जब दो एयर मासेस, या तो वार्म एयर मास होगा या कूल एयर मास होगा, तो जब वार्म दो एयर मासेस आपस में मीट करते हैं ना, तो उनकी जो बाउंड्री जोन है, मीट करने की जोन है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। सो आपके दो एयर मासेस है, ठीक है, दो एयर मासेस है, इनकी जो मीटिंग जोन है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फ्रंट, ठीक है। ऑलराइट, ये एक एयर मास 1 है, एयर मास 1, और ये है एयर मास 2, ठीक है। तो जो आपके एयर मास होते हैं ना, मतलब आपके जो फ्रंट होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली 4 तरीके के फ्रंट होते हैं। एक होता है आपका कोल्ड फ्रंट, ठीक है, एक होता है आपका वार्म फ्रंट,
ठीक है। एक होता है आपका स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, और एक होता है आपका डी ऑक्यूल्यूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, OCCLUDED फ्रंट। ठीक है। तो बेसिकली कोल्ड फ्रंट क्या होता है, जब आप कह लो जो आपकी कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड वार्म एयर मास, वार्म एयर मास, ठीक है, इट्स कॉन्टैक्ट जोन, कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्डर फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। तो जब कोल्ड एयर वार्म एयर मास की तरफ मूव करेगी ना, सब जो आपका ये वार्म एयर मास, आपका वार्म एयर मास है, ठीक है, इसकी तरफ जब कोल्ड एयर मूव करती है तो इनकी जो कॉन्टैक्ट जोन है, जहां पर ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है, वहां पर बनेगा आपका कोल्ड फ्रंट। इसी की तरह जब वार्म एयर मूव करती है, ठीक है, वार्म एयर मूव्स टुवर्ड कोल्ड एयर मास, ठीक है, जब वार्म एयर मूव करेगी कोल्ड एयर मास की तरफ, तो जो उनके कॉन्टैक्ट जोन होगा उसको हम वार्म फ्रंट मानेंगे। ठीक है। स्टेशनरी फ्रंट क्या होते हैं, जब आपके एयर मासेस स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है, व्हेन बोथ एयर मासेस रिमेन स्टेशनरी, जब दोनों एयर मास आपके स्टेशनरी रहेंगे तो वहां पर आपका एक स्टेशनरी फ्रंट बनता है। ठीक है। ऑक्यूलेटेड फ्रंट क्या होता है, ठीक है, व्हेन एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड, इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, लैंड सरफेस। ठीक है। इस तरीके से आपका एक एयर मास, एक एयर मास था, ठीक है, वो आया, समझ लो एक एयर मास है, और वो दूसरे एयर मास के बेसिकली नीचे पूरा आ गया, यानी एक जो एयर मास था वो आपके लैंड सरफेस से पूरा ऊपर की तरफ उड़ गया। ठीक है। तो इस टाइप का जो फ्रंट बनता है, ये जो रीजन होगा, यहाँ पर हम कहेंगे ये है एक आपका ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, OCCLUDED, ऑक्लूडेड फ्रंट यहाँ पर बनता है। ठीक है। तो ये चारों बातें भी हमें याद रखनी है, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट क्या क्या है। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया होगा। कोल्ड फ्रंट कोल्ड एयर मूव कर रही है, वार्म फ्रंट वार्म एयर मूव कर रही है, स्टेशनरी दोनों एयर मास स्टेशनरी है, ऑक्लूडेड एक एयर मास पूरी तरीके से लैंड से ऊपर उठ जाए, यानी दूसरा एयर मास उसके नीचे आ जाए, तो उनकी जो कॉन्टैक्ट जोन होगी उसको हम कहेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है आपका एक कॉन्सेप्ट एनसो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, सपोज करने क्या पता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया मान लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसा है नहीं, बता दिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर मैंने बना दिया ये आपका साउथ अमेरिका। जब आप इधर की साइड जाओगे ऑस्ट्रेलिया से तो आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ, फिर यहाँ से इस तरीके से इक्वेटर पास हो रही है, साउथ अमेरिका के कुछ रीजन से भी इक्वेटर पास होती है। ठीक है, बट जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो इक्वेटर के सदर्न रीजन में। ठीक है, ये बात हमें पता है, इक्वेटर से सदर्न रीजन में। यहाँ पर आपकी कंट्री पड़ जाएगी पेरू। ठीक है, यहाँ पर आपकी चिली कंट्री, चिली नहीं है, चिली चाइल कहते हैं, वो चिली कहते हैं। ठीक है, ये कंट्री पड़ जाएगी। ऑलराइट, सारी बातें ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सा ओशन पड़ेगा, यहाँ पर आपका बेसिकली पैसिफिक ओशियन पड़ेगा आपका। ठीक है, ये आपका ये वाला रीजन जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशियन होगा। ठीक है, ठीक, ऑलराइट। देखो, आपको पता है कि आईटी सीजन के अलाउंग, मतलब इसके आसपास यहाँ पर लो प्रेशर रीजन बनता है। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर रीजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास ना, ऑस्ट्रेलिया के आसपास या इंडिया के आसपास यहाँ पर बेसिकली पूरा वार्म वाटर रहता है। बट ये बात याद रखना, जो साउथ, आपका साउथ अमेरिका है ना, ठीक है, साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, यहाँ पर एक करंट फ्लो करता है जिसका नाम है, ये पैसिफिक ओशन में हटाता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, इसका नाम है पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट। ठीक है, वाटर करंट है पेरुवियन करंट, और ये एक कोल्ड करंट है। ठीक है, आपके दो तरह के करंट होते हैं, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, यानी आपका ठंडे पानी के करंट और कोल्ड पानी के, वार्म पानी के करंट। ठीक है, तो कोल्ड करंट ये आपका कोल्ड करंट है, यानी यहाँ पर ठंडा पानी बहता है। ठीक है, तो जब आपका एनसो होता है ना, एनसो, तो क्या होता है, जो यहाँ पर वार्म वाटर है ना, इस इधर रीजन का जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो कोल्ड कोल्ड वाला वाटर है ना, ठीक है, वो बेसिकली उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब अगर मैं एक चीज कहूँ आपसे कि इवेपोरेशन कहाँ पर ज्यादा होगी, जहां पर कोल्ड वाटर होगा या जहां पर वार्म वाटर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर वार्म वाटर होगा वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगी, और जहां पर कोल्ड वाटर होगा वहां पर इवेपोरेशन नील के बराबर होगी या बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर यानी यहाँ पर
इवेपोरेशन कम होगी, और जब इवेपोरेशन कम होगा तो यानी यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन भी कम होगा। जब क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम होगा तो यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्ड करंट होने की वजह से जो आपका पेरू वाला रीजन है, चिली वाला रीजन है, वेस्टर्न साउथ अमेरिका वाला, ठीक है, ये एक एरिड रीजन है, एरिड रीजन, ठीक है तो ठंडा, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली एक आप कह सकते हो बंजर जमीन टाइप कह सकते हो, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, एरिड रीजन है, ठीक है, एरिड रीजन है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है पेरुवियन, ये पेरू चिली वाले एरिया में, ठीक है। बट जब यहाँ पर वार्म वाटर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वार्म वाटर के आने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर वार्म वाटर हो गया, यहाँ पर इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो बादल बनेंगे और यहाँ पर पानी बरसेगा। तो जब आपका एनसो होता है, ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। द एरिड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव्स हैवी रेनफॉल, ठीक है, जो आपका एरिड वेस्ट कोस्ट है ये वाला साउथ अमेरिका का, उसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। ड्रॉट अकर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड समटाइम्स इन इंडिया, क्योंकि जो यहाँ का वार्म वाटर है ना, ठीक है, इस रीजन में जो वार्म वाटर है वो तो इधर चला गया, ठीक है, यानी यहाँ पर वार्म वाटर की आपकी बेसिकली कमी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश ना पड़ने की वजह से ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी इंडिया वाले रीजन में सूखा भी पड़ जाता है। ड्रॉट अकर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड समटाइम्स इंडिया, और चाइना में आपको बाढ़ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, चाइना में बाढ़ देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एनसो की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑनसो मैंने पूरा बता दिया आपको, देख लो एक बार। द वार्म वाटर ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन स्लोली ड्रिफ्ट टुवर्ड्स साउथ अमेरिकन कोस्ट, ठीक है, रिप्लेसेस द कूल पेरुवियन करेंट, पेरुवियन, ठीक है, पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर रहा है। सच अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज कॉल्ड अल्नीनो। ये जो वार्म वाटर आ रहा है ना पेरुवियन कोस्ट के पास, जहां पर हमेशा ठंडा पानी रहता है, कोल्ड करंट रहता है, इसको हम बोलते हैं अल्नीनो। क्या बोलेंगे इसको, अल्नीनो। द अल्नीनो इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंजेस इन सेंट्रल एंड पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपका जो सेंट्रल पैसिफिक वाला रीजन है, ये सेंट्रल पैसिफिक वाला रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन में प्रेशर चेंज होने की वजह से, ठीक है, प्रेशर के चेंज होने की वजह से आपका ये अल्नीनो आता है। प्रेशर चेंज होगा तभी तो बेसिकली आपका विंड डायरेक्शन चेंज होगा, जब विंड का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, तो आपका जो वार्म वाटर है वो इस तरफ बहने लगेगा, विंड इधर की तरफ बहने लगती है, इसकी वजह से जो वार्म वाटर है वो आपका पेरू की तरफ आ जाता है, यानी साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ आ जाता है, ठीक है, ऑलराइट। दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर पैसिफिक इज नोन एज सदर्न एसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। ये जो प्रेशर चेंज हुआ है ना पैसिफिक ओशन में, इसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। तो ये बात भी याद रखनी है, सदर्न ऑसिलेशन क्या है, प्रेशर में चेंज जिसकी वजह से वार्म वाटर ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया का पेरुवियन कोस्ट की तरफ आ जाता है, ठीक है, उसको हम अल्नीनो कहते हैं। और जिस प्रेशर चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है उसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। और इस कंबाइंड फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, सदर्न ऑसिलेशन और अल्नीनो को मिला के क्या बोल देते हैं, एनसो। ई एन से अल्नीनो, ठीक है, अल्नीनो, और एसओ से आपका सदर्न ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ऑलराइट, ठीक है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि इंडिया में लगभग 8-9 साल में, लगभग कभी कभी ऐसा टाइम आता है 8-9 साल में आता ही है कि बारिश बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, तो तब समझ लो आप कि एनसो फिनोमेना हुआ है, ठीक है। और इसी का एक अपोजिट फिनोमेना होता है, अपोजिट फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं ला नीना, ला नीना, LANINA, ठीक है, इसको हम कहते हैं ला नीना। जहां पर एनसो में, ठीक है, एनसो में इंडिया में ड्रॉट वगैरह आते हैं, ठीक है, वहीं पर जब लानीना होता है, ठीक है, दोनों मतलब ऑलमोस्ट समझ लो एक के बाद एक होते हैं, ठीक है, मतलब 2 से 7 साल के लगभग में होते हैं, ठीक है, और मतलब एनसो के बाद लानीना अक्सर होता है, ठीक है। तो लानीना में क्या होगा, लानीना में बहुत ज़्यादा अच्छा मानसून आता है इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये जो अल्नीनो है उसी का उल्टा कर दें अगर, कि जो साउथ अमेरिकन रीजन है, ठीक है, वो अपना एरिड रह रहा है, पेरू और चिली वाला, ठीक है, और आपका जो इंडिया वाला रीजन है वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है, तो जो अपोजिट है एनसो का उसको बोलते हैं लानीना। तो ये बात भी याद रखनी है। और एक चीज़ देख लो, ये आपका सी है, ठीक है, और ये आपका लैंड है, ठीक है, सी है और लैंड है। तो जब यहाँ पर धूप पड़ेगी ना, मतलब जब सूरज निकलेगा, ठीक है, तो ये बात देखना, लैंड जो है, लैंड हीट्स अप फास्टर, जो जमीन है, ठीक है, वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू सी के, ठीक है, जल्दी गर्म हो जाएगी जब लैंड ना, ये फिनोमेना है।
लैंड जल्दी हीट हो जाती है एज कम्पेयर टू सी, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर बन जाएगा, हवा ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, ठीक है, और फिर इस तरीके से यहाँ पर एक हाई प्रेशर बन जाएगा सी में ऑटोमेटिकली। तो यहाँ हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, और यहाँ पर ऊपर जब जाएगी तो हवा इस तरीके से हाई प्रेशर की तरफ सबसाइड करेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो हम सरफेस पे देखें, लैंड की सरफेस पे, मतलब अर्थ की सरफेस पे, तो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की रीजन की तरफ चल रही है, या फिर कह सकते हैं जो हवा है वो सी से लेकर लैंड की तरफ चल रही है। तो डे टाइम में आपकी चलती है क्या, सी ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या है, लैंड हीट हो गई, हाई प्रेशर था सी में, सी से हवा बहना शुरू हुई लो प्रेशर एरिया या फिर लैंड की तरफ, यानी जो समुद्र से चलने, जब दिन के टाइम में हवाएं जो चलती हैं वो समुद्र से लैंड की तरफ चलती हैं, इसको बोलते हैं हम सी ब्रीज। इसी का उल्टा नाइट में हो जाता है, ये आपका सी है, ठीक है। जिस तरीके से लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है उस तरीके से लैंड कंपैरेटिवली जल्दी गर्म हो जाती है, उसी तरीके से कंपैरेटिवली लैंड कूल्स फास्टर, पानी से जल्दी ठंडी भी हो जाएगी लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर क्या होगा, ठंडी होने की वजह से सी में लो प्रेशर एरिया बन गया रात के टाइम पे, और यहाँ पर एक हाई प्रेशर एरिया बन गया, फिर से हवा जो होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, और इस तरीके से सबसाइड करेगी। तो अगर हम अर्थ की सरफेस पे बात करें तो यहाँ पर जो हवा है, अब रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे हवा जो है वो मूव कर रही है लैंड से लेकर सी की तरफ, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, ठीक है। तो नाइट के टाइम पे हवा लैंड से सी की तरफ मूव करती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, और डे के टाइम में हवा सी से लैंड की तरफ मूव करती है, इसे कहते हैं हम सी ब्रीज। तो हम इसके बाद थोड़े से इसके एमसीक्यू देख लेते हैं, एनसीईआरटी के, ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इज द सरफेस एयर प्रेशर इज 1000 MB, द एयर प्रेशर एट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस विल बी। तो अभी मैंने आपको पीछे करवाया था क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर सरफेस पे 1000 MB है तो हमको पता है कि हर 10 मीटर जाने पे 1 MB ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो अगर 1000 मीटर जाएंगे यानी कि आपका 100 MB ड्रॉप हो जाएगा, तो आपको 900 MB प्रेशर मिलेगा। तो इसका ये हो गया, राइट। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नॉर्मली अकर्स, सबको पता है, नियर इक्वेटर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड लो प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सबको पता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज द सोर्स रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, साइबेरियन प्लेन जो है वो इसका आंसर है। साइबेरियन प्लेन बेसिकली एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पर आपके कोल्ड फ्रंट या फिर पोलर फ्रंट बनते हैं। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।